पे बताएंगे कौन क्रीमी लेयर है और कौन नहीं है। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? तो यहां पर हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए अगर गवर्नमेंट यानी राज्य एससी और एसटी के लिए कुछ प्रावधान कर रहा है तो 15(4) में क्या होगा, राज्य को इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। तो ये कैसा भेदभाव हुआ, जरा आंसर करें। इसको कैसा भेदभाव आप कहेंगे? तो आप बोलेंगे इसको पीडी है। पीडी मतलब प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, एक सुरक्षात्मक भेदभाव है, उनको इसकी आवश्यकता है इसलिए देना है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर आता है आपका 15 का 5। देखो ये एक्सेप्शंस हैं, यही समझना आपकी, क्योंकि ऊपर तो भेदभाव ना करने की बात की गई और यहाँ पे कुछ भेदभाव की बात की जा रही है। 15(5) में क्या किया गया? 15(5) में आपका ओबीसी, यहाँ पर ओबीसी की बात की गई। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश किसके लिए? ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण। अब कहीं पे आपका कोई प्रवेश हो रहा है किसी का, क्या बोलेंगे? ओबीसी से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो शैक्षणिक संस्थाओं से मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन होना है। क्या होना है? उनका एडमिशन होना है, तो उसमें भी रिजर्वेशन क्या होगा? लागू होगा, रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन। तो इस तरह की अब आप कहेंगे भैया ये तो फिर भेदभाव हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक यूआर कैटेगरी सामान्य वर्ग की तो बात नहीं की जा रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये कुछ अपवाद हैं जहां पर छूट दी गई है कि भाई जो पिछड़े हैं किसी भी तरह से, तो उनको आगे बढ़ने के लिए जो उनके एडमिशन वगैरह उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। फिर आता है आपका, तो इसको ये भी याद रख लेना कि ये फिर जोड़ा कब गया था भैया? तो ये जोड़ा गया था आपका 93वें संविधान संशोधन से, 93वां संविधान संशोधन 2005। फिर आता है आपका 15 का 6। ये क्या कहता है? ये कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को आरक्षण। स्वर्ण किसको कहा जाता है, जरा बताएंगे? तो स्वर्ण कहा जाता है आपका सामान्य वर्ग को। सामान्य वर्ग का मतलब ये कहा जाता है कि भाई जैसे मान के चलो आपका राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए या अन्य, वो जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, वो सभी जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हों, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े स्वर्ण हैं उनको आरक्षण दिया जाए। भाई उनको तो आरक्षण आपका क्यों देना जरूरी है अलग से? अब सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो इनको जब आरक्षण दिया जाएगा, अभी आपने पढ़ा जनरल कैटेगरी के लिए कितना है? 50.5। तो अब इनको अतिरिक्त अगर दिया जाएगा तो कितने आरक्षण की बात की गई? 10% की। तो कितना हो जाएगा? 60.5 हो जाएगा। तो ये याद रख लेना, अलग से 60.5 नहीं है, ये क्या है आपका उसी 50.5% में से ऐसे लोगों को जो क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको हम ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या बोलोगे? रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप मुझे बताना यस और नो। जैसे यूआर कैटेगरी है जो सामान्य वर्ग है, तो क्या सामान्य वर्ग में सभी लोग बहुत विकसित हैं? क्या सभी लोग इसमें विकसित हैं? क्या यहां पर ऐसे लोग नहीं हैं जो सही मायने में पिछड़े हुए हैं, जो उनको सही मायने में आपका एक मदद की जरूरत है? तो आप कहेंगे हाँ ऐसे हैं। तो उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए क्या बोला गया? आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों का आरक्षण। तो इस पर भी रोक नहीं होगी। यह दिया गया किससे? आपका 103वां संविधान संशोधन से 2019 में। बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट करेंगे इसको सारे को, तब और पिक्चर क्लियर होगी आपको। पहले कहा गया कि जो धर्म है, जाति है आपका, कोई भी जाति हो आपका, कोई भी रंग हो आपका, कोई लिंग हो, जन्म स्थान, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम सबको बराबर कर देंगे, मतलब हमने सबको अगर बराबर कर दिया, तो जिनको सही मायने में जरूरत है तो उनका कभी विकास हो पाएगा?
आप कहेंगे नहीं भैया ये तो सही बात है, फिर उनका तो कभी विकास हो ही नहीं पाएगा अगर हम उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था रिजर्वेशन का बहुत अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, क्रिकेट का मैच चल रहा है और 6 फीट की बाउंड्री है चारों तरफ, और एक व्यक्ति जो 5 फीट का है, यानी यहां शरीर की बात नहीं है, ये सिर्फ एक उदाहरण है, मेरी बात को समझे, कि 5 फीट के व्यक्ति को आप कैसे उस मैच को दिखाएंगे, तो आप कहेंगे भैया उसको अपलिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी उसका क्या हो, उत्थान हो। अब उत्थान के लिए क्या किया गया कि भाई पहले तो सबको बराबर किया गया 15-2 में, भाई प्रवेश सब जगह हो सकता है सबका। यहां पे क्या बोला कि भाई पिछड़े हुए कौन कौन है, अब वो आइडेंटिफाई करो भाई बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे के अपने अधिकारों के बारे में उसको पता नहीं होता, तो बच्चे के लिए स्पेशल प्रोविजन करने पड़ेंगे। स्त्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में उनका वो जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उनको जरूरत है। फिर किसको जरूरत है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हो गए और शैक्षणिक रूप से, तो ऐसे एससी और एसटी को जरूरत है। ठीक है, फिर क्या बात की गई यहां पर, अगली बात की गई और कौन है, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए क्या बोलेंगे, एडमिशंस में जो रिजर्वेशन है। और फिर बात की गई तो भैया यूआर तो बच ही गया, तो बात कर ली ना यूआर की भी, यूआर के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण हैं उनको रिजर्वेशन की बात की गई है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं यहां तक की बात में। तो यहां पर क्या बात की गई हमारा कि भाई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में भेदभाव हो सकता है, उनको हमने व्याख्या करी। एक बार आंखें बंद करिए और मेमोराइज कीजिए। 15 में भेदभाव नहीं की बात, 15(1) में, 15(2) में क्या किया गया, उनके प्रवेश की बात हुई सब जगह, जो कैसी होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज होनी चाहिए। 15(3) में क्या बात की गई, 3 में मैंने बताया स्त्री और बालकों के लिए प्रावधान, 4 में क्या किया गया, एससी एसटी के लिए, 5 में क्या किया गया, एडमिशन। ठीक है, 5 में एडमिशन की बात ओबीसी एससी एसटी के लिए, और 6 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, ईडब्ल्यूएस की बात की गई। क्लियर, बोलेंगे जी, आगे आएंगे, लिखेंगे अब आर्टिकल 16। बताइए आर्टिकल 16 में क्या है, क्योंकि दोस्त अगर आप इनको बहुत विस्तार से समझते रहोगे ना तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। बस आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था इसी बात का शुरुआत में कि भैया हम उन छात्रों में से बिल्कुल नहीं होंगे जो एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे, यहां पर बोलेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16(1) क्या कहता है, 16 का 1 कहता है लोक नियोजन के अवसर पर समता। लोक नियोजन के अवसर पर समता। भैया ओबीसी में जो है 8 लाख लागू नहीं है, वो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं दोस्त, मैं आपको ये कह रहा हूं वो ईडब्ल्यूएस पर अभी लागू होगा, हम आगे करेंगे। मैंने कहा कि जो विकसित कर चुके हैं खुद को या जो उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, मान के चलो कोई आपका कॉलोनल बन गया, कर्नल बन गया, कोई लेफ्टिनेंट बन गया, लेफ्टिनेंट बन गया है, कोई व्यक्ति मेजर बन गया है, यूपीएससी किसी पद को उसने पा लिया है, तो तब उनको हम कहते हैं क्रीमी लेयर। ठीक है, तो लोक नियोजन से क्या मतलब होता है बताएंगे, लोक नियोजन के अवसर पर समता यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर equal opportunity for employment in government। एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, आप सब फॉर्म अप्लाई करेंगे किसी ना किसी परीक्षा के लिए, लिखिए जरा आप किस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यहां पर फटाफट से, अतिरिक्त बातें मत किया करो दोस्त। आपके अंदर मैंने कहा ना, आपको सिर्फ अपने अध्ययन के समय खुद को विशेष बनाना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप में से फ्राइड का नाम कितने लोगों ने सुना है, फ्राइड का, या युंग का नाम कितने लोगों ने सुना है, सुना है कभी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिहार दरोगा का एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे एसएससी देंगे, कुछ यूपीएसआई देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी कोई कह रहा है कि मैं सभी परीक्षाएं दूंगा। तो दरअसल में फ्राइड जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और युंग ऐसे समझिए उनके डेलीगेशन में थे, और युंग फ्राइड को अपना पिता मानते थे। मनोविज्ञान तो समझते होंगे, साइकोलॉजी, व्यक्ति क्या सोचता है, क्या सोच सकता है, क्या उसकी सीमाएं हैं, और ये सब मनोविज्ञान से तय हो जाता है। वहीं पे एक व्यक्ति एडलर जो उसी ग्रुप में थे, और उन्होंने क्या किया है, आपका फ्राइड और युंग के जो सिद्धांत है उनकी खिलाफत की है। मतलब दोनों के जो आप देखोगे ना प्रिंसिपल्स एकदम उल्टे हैं, एकदम उलट। पहले वो एक साथ ही काम करते थे,
तो एडलर की थ्योरी है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एडलर ने एक थ्योरी, मतलब थोड़ी गंभीर बातें हो जाएंगी लेकिन सुनो, एक वर्ड होता है आपका इटायोलॉजी, और इटायोलॉजी में उसने बताया कि कार्य और कारण का सिद्धांत। कार्य और कारण के सिद्धांत से मतलब है कि आपका जो जीवन है ना आज, वो आपके अतीत की वजह से है। मतलब जो प्रभाव है ना, जो इफेक्ट आपकी जो आज की जिंदगी है, आज की जो आपकी जिंदगी है वो किस पर, उसका कोई कारण था, उस वजह से आपकी आज की जिंदगी ऐसी है। जैसे कि आप गांव में रहते हो तो इसका कोई ना कोई ये प्रभाव हुआ ना कि आप गांव में रहते हो। आप गांव में क्यों रहते हैं, तो इसका कोई कारण रहा होगा। आप कहेंगे जी हमारे तो जो परिवार है वही गांव में रहता है। तो उसने कहा कि कोई भी जो कार्य है उसका एक कारण होता है। इतनी बात पर थम्स अप करें, इतना बात समझ में आया कि कोई भी जो कार्य होता है उसका एक कारण होता है। एडलर साहब ने इस बात को कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें आपको समझना ये है, यानी कि हमारी वर्तमान जो स्थिति है वो किसकी वजह से है, जो भूतकाल में चीजें हो चुकी, और आपके भविष्य में कौन सी चीजें होंगी उसके लिए क्या जिम्मेदार होगा। क्या जो आज है, जो वर्तमान है, वो आने वाले कल के लिए कारण नहीं बनेगा। आप कहेंगे हाँ भैया, यानी आप 2028 में कैसा जीवन जिएंगे, या आप किस स्थिति में होंगे, या 2040 में आप किस स्थिति में होंगे, उस 2040 के लिए जिम्मेदार होंगे पीछे के वो वर्ष, कि आपने उनमें क्या प्लानिंग्स की थी, आप किस तरह पढ़ाई करते थे, आपने कोई रोजगार किया, किस तरह किया। तो हमेशा कोई भी एक्ट किस पर डिपेंड करेगा, उसका एक रीजन होगा, कारण होगा। अब मैं छात्रों को देखता हूं, उनके मन में क्या है कि बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं, और जिसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह का शिकार, विक्टिम ऑफ प्रेजुडाइस। आप पूर्वाग्रह के शिकार हो चुके हैं, मतलब आपके दिमाग में किसी ने कुछ चीजें भर दी गई। जैसे कि उच्च जाति के लोगों को ये बता दिया गया कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करनी है। पढ़े लिखे बौद्धिक लोग कभी नहीं करते। ये वो हैं जो अल्प विकसित हैं, जिनके अंदर पूर्वाग्रह, मतलब खुद नहीं सोचा उन्होंने। अच्छा, दूसरा इसका एक वर्ग और है, यही एक वर्ग में दिखा दिया गया नहीं, स्वर्णों से नफरत करनी है। ये राजनीतिक पार्टियों ने अक्सर किया, ठीक है, उन्होंने गैप किया। तो आप हैं पढ़े लिखे बच्चे, आप खुद से मतलब आंतरिक रूप से एक प्रॉमिस करें, कमेंट सेक्शन में नहीं, आंतरिक रूप से, और ये प्रॉमिस करें कि मैं एक मानव सबसे पहले बनूंगा, मैं किसी जाति का बाद में होऊंगा, मैं किसी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होऊंगा, और मेरे माता पिता ने मेरी शिक्षा इसीलिए मेरी कराई है कि मैं एक मानव बन पाऊं और एक पूर्ण मानव बन पाऊं। तो आपको पूर्ण मानव बनने की तरफ चलना है। अगर आप पूर्ण मानव बन जाते हैं तो रोजगार मिलना ना मिलना वो फिर आपके लिए, मैं ये कहूंगा, एक समय पे अर्थ रखने वाला और अर्थहीन दोनों ही हो जाएगा। क्योंकि जर्नी मानव की वही है, मनुष्य की, वापस आएंगे। और जो इसके बाद भी ना माने और अतिरिक्त बातों पर अपना समय जाया करे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स से एक बात कहता कि जिस दिन आपकी आंखों में आंसू होंगे तो इस दुनिया में आपके आंसुओं को समझने वाला कोई व्यक्ति और नहीं होगा, शायद आपके फैमिली मेंबर्स भी नहीं समझ पाएंगे। जब आप असफल हो जाते हैं उसके बाद के जो आंसू हैं, इसीलिए असफल नहीं होना है। ठीक है, आगे आते हैं। तो मैंने बोला लोक नियोजन के अवसर पर समता, लोक नियोजन के अवसर पर समता। और मैं कभी ऐसे बीच बीच में कभी ऐसी बातें करूं तो उसके लिए मुझे मतलब क्षमा कर देना तुम, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें होंगी और जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं। एक टीचर का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि आपको वो एक कंटेंट सिर्फ पहुंचा दे। तो कभी मैं बातें करूं तो उनका स्वागत आप करना, ये उम्मीद रखूंगा आपसे। आप करें ना करें वो अलग बात है, बाकी मेरी उम्मीद होगी आपसे ये। ठीक है, लोक नियोजन के अवसर पर समता। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट। अब जैसे सरकारी नौकरी के पद निकले तो आप सब कहेंगे कि भैया हम एक परीक्षा की तैयारी करेंगे। एक परीक्षा की जो तैयारी हम करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, बोले आपको भर्ती होने का मौका मिलेगा। भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट पर, रिक्रूटमेंट। तो जैसे फॉर्म निकले और ये बोला गया कि भाई 18 से जो 25 वर्ष तक के युवा हैं और आपका जो आपका 12th क्लास कर रखा है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सब लोग अप्लाई कर लेंगे या किसी को रोक दिया जाएगा कि नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते? तो क्या बोलेंगे यहां पर, भर्ती रिक्रूटमेंट के लिए सबको अवसर मिलेगा। जो अवकाश होंगे, जो आप नौकरी करते हुए जब भर्ती आप हो जाएंगे तो हॉलीडेज मिलेंगे, तो सबके लिए समान होंगे नहीं होंगे, या किसी को सिर्फ 5 दिन की छुट्टी या किसी को 10 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं होगा।